नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मोती की खेती से चमकी एक किसान की किस्मत। अधिक उपज के लिए आलू की फसल में जरूरी कार्य। आज के समय हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े और इसके लिए अपने स्तर पर मेहनत भी करते हैं, पर सफलता उन्हीं किसानों को ही मिलती है जो खेती के साथ समय के अनुसार नए नए सह व्यवसायों को अपनाते हैं, जिसमें एक सह व्यवसाय है मोती पालन, जिसे अपनाकर आज के समय में अच्छी आय कमा रहे हैं जिला जयपुर के रेनवाल निवासी नरेंद्र गरवा। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं इनकी मोती उत्पादन की सफल कहानी उन्हीं की जुबानी। जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है राजस्थान के किशनगढ़ के पास रेनवाल के रहने वाले नरेंद्र कुमार गरवा, जो कम स्थान और लागत में मोती की खेती करना शुरू किए और आज के समय में लाखों का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों से आने वाले किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके मोती की खेती करने की तकनीक के बारे में। 2015 से करीब 6 साल हो गए मेरे को मोती खेती कर रहा हूँ। और राजस्थान एक हमारा सूखा प्रदेश है, इसमें पानी की बहुत कमी थी और पानी कमी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे कम पानी में मोती खेती करके एक अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। और शुरू में मैं 3000 सिप्पी से शुरू कर रहा था काम और धीरे धीरे बड़ा किया, मैं 5000 सिप्पी कर दी मैंने। और 3000 सिप्पी करने के बाद में इसमें क्या कि मोर्टेलिटी होती है, कुछ सिप्पियाँ मर जाती है, अपने पानी का एनवायरनमेंट देखती है, पानी को सेट करने में हो जाती है। तो 3000 सिप्पी में कम से कम 500-700 सिप्पी मर भी जाती है, तो आराम से एक किसान अपना मुनाफा अच्छा तरह से कमा सकता है। हमारा मोती में ज़्यादातर डिजाइनर और हाफ राउंड मोती ज़्यादा करता हूँ। तो डिजाइनर मोती 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक का बिक जाता है और हाफ राउंड मोती होता है वो 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का बिकता है, जो आराम से मार्केट में आसानी से बिक जाता है। प्राकृतिक रूप से एक मोती का निर्माण तब होता है जब कोई बाहरी कण जैसे रेत, कीट आदि किसी सीप के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और सीप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाता, बजाय उसके ऊपर चमकदार परतें जमा होती जाती हैं। इसी आसान तरीके को मोती उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। मोती की खेती करने के लिए आज के समय में कई प्रकार की प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जो इस प्रकार है: लेमिनेसिस मार्जिलिनिस, लेमिनेसिस कोरियनस, पायरेसिया, जिनका पालन करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे सिप्पियाँ ये केरल से, बॉम्बे से, इधर से हम सिप्पियाँ लाते हैं, उनमें बीज इम्प्लांट करते हैं, राउंड और डिजाइनर दोनों बीज लगाए। डिजाइनर बीज 1 साल में तैयार हो जाता है और हाफ राउंड ये 1.5 से 2 साल में तैयार होगा। जब हम सीप को नदी या तालाब से लेके आते हैं, लाने के बाद हम तुरंत उसके लाते हैं, हम तुरंत उसमें बीज प्रत्यारोपण नहीं करते हैं। उसको लाने के 15 से 20 दिन बाद उसको हम अपने पानी में सर्वाइव कराते हैं और 10 से 15% जब सिपियाँ मर जाती है, कुछ जो अपने पानी में सेट नहीं हो पाती और बचती है, हम उसमें फिर उसमें एक बारीक कट मार के उसमें अंदर बीज प्रत्यारोपण करते हैं, जो डिजाइनर बीज होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सिप्पी को इस तरह से उठाते हैं, 4 उंगली में उठाएंगे अपन और फिर इसको चला की सहायता से इसका मुंह खोलेंगे। अब इस जगह हम इसको अंदर डालेंगे, धीरे धीरे खोलने के बाद इसकी प्लायर की सहायता से इसमें 4 से 5 mm इसको खोल लेंगे। इस तरह से खोल कर हम इसमें ये लकड़ी का गुटका फंसा देंगे, ये खुल गई। और इसके बाद में हम इसमें एक पॉकेट बनाएंगे। ये इसको मेंटल केविटी, इसकी झिल्ली होती है इसमें, इस जगह इस झिल्ली में हम एक पॉकेट बनाएंगे। ये पॉकेट बनने के बाद में हम एक डिजाइनर न्यूक्लियस लेंगे, जिसकी ऊपरी आकृति ऊपर की ओर, यह चपटा वाला नीचे की ओर, इस तरह से पकड़ेंगे हम और इसको बीज को इसके यहाँ डाल दिया हमने, इस जगह अंदर डाल के इसको हम वापस चिपका देंगे। इस प्रकार हम इस तरफ भी ऐसे करेंगे, इस तरह से हम पॉकेट बना देंगे
और ये हमने डिजाइनर न्यूक्लियर ले लिया और इसको अंदर डाल दिया और फिर इसको वापस हमने चिपका दी और ये हमारी सर्जी तैयार है। इस करके हम इसके बाद में हम इसको एंटीबायोटिक देके पोंड में लगा देंगे। उसके बाद में जब सीपी उसको अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है जहाँ उसको रखना होता है और फिर वो धीरे धीरे उस पर कैल्शियम की लार चढ़ा देती है और इस तरह से हम 12 से 13 महीने में डिजाइनर मोती तैयार हो जाता है और हाफ राउंड 1.5 से 2 साल में तैयार हो जाता है। डिजाइनर मोती की कीमत 200 रुपये से लेके 500 रुपये में आराम से बिक जाता है और हम ज़्यादातर ज्वेलरी बना के भी बेच देते हैं। और राउंड हाफ राउंड मोती होता है वो 18 से 24 महीने में तैयार हो जाता है। और बेचने के लिए तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार है, आप कहीं भी बेचिए। बेचने में किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आती, बस कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए और आराम से बेच सकता है। अब आइए जानते हैं कि ये किसान भाई मोती की खेती करते समय कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मोती पालन करते हैं जिससे इन्हें अच्छी क्वालिटी की मोती मिलती है। इसमें मेंटेन में थोड़ा बस हमें थोड़ी दिक्कत आती है कि अमोनिया और पीएच मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि अमोनिया इसमें बिल्कुल 0% रहना चाहिए और पीएच 7 से 8 के बीच में रहना चाहिए। अमोनिया मेंटेन करने के लिए इसका 20 से 30% पानी बदल देते हैं और पीएच मेंटेन करने के लिए हम फिटकरी भी डालते हैं और उसमें थोड़ा पानी बदल के देख लेते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, खाना हम डेली इसमें डालते हैं जो एलगी हमें सेवाल बना लेते हैं यूरिया सुपर फास्फेट से। और पानी है जो पानी हमें हमेशा चेंज करने की जरूरत पड़ती नहीं है, कभी कभी चेंज करते हैं जब अमोनिया और पीएच बढ़ता है तब। हमारे राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 5 डिग्री 0 डिग्री पहुंच जाता है, तो मैं तो राजस्थान के किसानों को यही राय दूंगा कि वो ज़मीन में पौंड बना के करे, तो उसमें क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसमें 10 से 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए इसको, तो सर्दी में क्या है कि नीचे रहेगा पौंड तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर बाहर का पौंड है तो आप चारों तरफ से पैक करके उसमें रखिए जिससे कि मेंटेन रहेगा। और सुबह सुबह अगर उसमें फ्रेश वाटर डाल देते हैं तो फिर भी मेंटेन रहता है पानी, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है अपन को, क्योंकि गर्मी में ग्रीन नेट लगा देते हैं जिससे कि पानी गर्म ज़्यादा नहीं होता। और ग्रीन नेट में पानी 30 डिग्री से ऊपर जाता नहीं है, बाहर का तापमान तो 40-50 तक पहुँच जाता है, पर पानी का इतना जाता नहीं है। ये किसान भाई मोती की खेती कई वर्षों से करते आ रहे हैं और इसमें अच्छी खासी सफलता भी हासिल कर रहे हैं और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इनके मोती की खेती में लगने वाले खर्च, आमदनी और मुनाफे के बारे में खुद उन्हीं से। अगर हम 1000 सीप से भी शुरू करते हैं तो हमें 35 से 40 हज़ार रुपये खर्चा होता है। और हमारे पास हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि हम 30 से 40% अगर सीपियाँ मर भी जाती है 1000 में से, तो 600 सीपियाँ हमारे पास बच जाती है। अब 600 सीपी बचती है तो हम उसमें से हम डिजाइनर मोती 1200 निकलेंगे, 1200-200 रुपये के हिसाब से भी जाता है तो 1,20,000 के मोती होगी, जबकि हमारी कुल लागत 35 से 40 हज़ार रुपये आई। और ये हमारा साइड बिजनेस होता है। अब मैं 3000 सीपी से काम कर रहा हूँ तो मैं साल के कम से कम 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा लेता हूँ। बाकी मैं किसानों को और भी जागरूक कर रहा हूँ, अब एक एनजीओ के थ्रू कर रहा हूँ जिसमें क्या कि सभी किसान लाभ ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेके अपना काम शुरू कर सकते हैं। बाकी मेरे नंबर भी आपको कहीं भी मिल जाएंगे, गूगल पे कहीं भी सर्च कीजिए और आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें आप ट्रेनिंग भी देंगे हम आपको, और जो भी मटेरियल होता है वो आपको पूरा उपलब्ध कराते हैं और आपकी हमेशा मदद करते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगाई है वह इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग कर आलू की फसल को कीट रोगों से बचाना होगा। तो आप किस तरह से करें इन कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ ओमवीर सिंह रघुवंशी। आज हम आलू की खेती में होने वाले प्रबंधन जैसे खरपतवार नियंत्रण, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आलू की खेती में अगर हम बात करें तो शुरू के 60 दिन बहुत प्रमुख होते हैं, जिसमें जो खरपतवार है वो प्रमुख फसल से सभी जो भी आपके घटक हैं जैसे आपकी नमी है, पोषक तत्व है, उसके साथ मुख्य फसल के साथ प्रतियोगिता करता है
उसको नियंत्रित करने के लिए अगर किसान भाइयों हम बात करें निंदाई गुड़ाई की, तो पहली निंदाई गुड़ाई जो आपको है 45 दिन में करनी रहेगी। और निंदाई गुड़ाई में ये ध्यान रखना है आपको कि आलू की जड़ें प्रभावित ना हो, कट ना जाए। और दूसरी जो निंदाई गुड़ाई है, होइंग जिसे बोला जाता है, वो बुआई के 60 दिन बाद आपको करनी है। और जो कंद बनना शुरू हो जाते हैं और आपको अच्छी तरीके से उन पर मिट्टी चढ़ाना है। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई में पानी आधी मेड़ तक ही देना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों सभी फसलों के लिए मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। आलू की खेती में भी ये आवश्यक होता है। इसके लिए किसान भाइयों आपको प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, 240 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है और लगभग 120 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको इस 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को पूर्ण करने के लिए आपको लगभग 216 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी और लगभग 1500 किलोग्राम आपका एसएसपी जिसे सिंगल सुपर फॉस्फेट के नाम से जानते हैं उसकी आवश्यकता होगी और लगभग 190 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता होगी, जिसे आप दो भागों में देंगे। जो फास्फोरस और पोटाश की मात्रा है उसके साथ नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपको देनी रहेगी और लगभग 45-60 दिन के बाद जो शेष आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की शेष रह गई वो आपको खेत में देनी रहेगी। किसान भाइयों, वो माहू एक प्रमुख कीट है आलू में लगने वाला। ये रस चूस कर उसको नुकसान पहुंचाता है। उसको नियंत्रित करने के लिए आप जो बाज़ार में कीटनाशक उपलब्ध हैं, क्लोरोपाइरीफास है, इसका उपयोग करके आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। हम बात करने वाले हैं आलू की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में। तो सबसे पहला प्रमुख रोग है पछेती झुलसा। आलू के सभी भागों में इसका लक्षण दिखाई देता है, जैसे पत्तियाँ, तना, कंद, इन सारे जो आपके भाग है आलू के, इन सब में इनका प्रकोप देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर इसका पहचान कैसे करें किसान भाइयों, तो हम जो जल के सूखे हुए धब्बे जैसे धब्बे इसके पत्तियों पर दिखाई देते हैं, धीरे धीरे ये धब्बे आपके बैगनी भूरे रंग के और अंततः ये पूर्ण रूप से काले रंग के हो जाते हैं और अंततः जो पौधा है वो मर जाता है। किसान भाइयों, इसको नियंत्रित करने के लिए आप मैनकोजेब कार्बेंडाजिम नामक की दवा जो फफूंदनाशी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध रहती है, वो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करने से, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके 3 छिड़काव आपको करने रहेंगे किसान भाइयों। लगभग पहला छिड़काव आपको 45 दिन पे, दूसरा छिड़काव 60 और तीसरा छिड़काव 75 दिन के 15-15 दिन के अंतराल पर 3 छिड़काव अगर आप किसान भाइयों उनका करते हैं तो इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, दूसरी प्रमुख बीमारी इसकी अगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट, ये भी फफूंद के द्वारा फैलाई जाती है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोल से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गूदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो बुवाई के लिए आप आलू के कंद उपयोग कर रहे हैं वो बीमारी से मुक्त हो, बीमारी रहित हो, ऐसे कंदों का आपको उपयोग करना है। और उसके बाद अगर आप रासायनिक तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं इसका किसान भाइयों, तो आप मैनकोजेब नामक फफूंदनाशी जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध रहती है, वो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका घोल तैयार करके और आपको इसका छिड़काव करके इस बीमारी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये सारी चीज़ें, ये प्रबंधन हमने देखे। अगर आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आलू की खेती करते हैं तो किसान भाइयों आप इससे अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है।
अगर किसान गन्ने की खेती आधुनिक तरीके से करे तो निश्चित ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार तभी मिलेगी जब इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके उन्नत तकनीक से बुवाई करेंगे। तो चलिए जानते हैं गन्ने की वैज्ञानिक विधि से बुवाई के बारे में डॉक्टर हरेंद्र सिंह से। किसान भाइयों, हमारे देश में तथा हमारे राज्य में गन्ने की जो खेती की जाती है, जो दो तरीके से गन्ने की खेती की जाती है, एक ऑटम प्लांटिंग होती है, शरद रोप होता है, दूसरा बसंतकालीन रोप होता है। तो अब ऑटम प्लांटिंग तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन बसंत रोप की शुरुआत जो है जनवरी माह से आदमी करते हैं, इसके अंत से शुरू कर देते हैं और मार्च तक इसकी करीब करीब इसकी रोपाई की जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारी खेत की तैयारी नहीं होगी, बीज का चुनाव अच्छा नहीं होगा, उसे उपचार अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी उपज अच्छी नहीं मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि गहरी जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, कुछ दिन छोड़ दें ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं वो नष्ट हो जाएं और हमारी जो फसल लगाई जाए ईख की वो अच्छी उपज दे। उसके बाद जो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद उसमें 2 क्रॉस जो है डिस हैरो चलाएं, फिर उसके बाद जो है हम रोटावेटर के द्वारा खेत को तैयार करें और हेंगा तथा पाटा दे करके निश्चित रूप से उसमें दें ताकि नमी बनी रहे। यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम खेत की तैयारी करें उसमें 200 कुंटल कंपोस्ट या गोबर की खाद या 100 कुंटल वर्मिंग कंपोस्ट दे करके तैयार करें ताकि हमारी उपज अच्छी हो। बुवाई के समय गन्ने की खेती में नाइट्रोजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश 20 से 40, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। अतः बुवाई के समय नाइट्रोजन का 1/3 भाग फास्फोरस एवं पोटाश व जिंक की पूरी मात्रा खेत तैयारी के समय ही प्रयोग करें। इसके लिए जब बीज हम लेंगे तो होगा कि बीज का चुनाव भी अच्छा होना चाहिए, उसके प्रभेद अच्छी होनी चाहिए, अनुशंसित प्रभेद होनी चाहिए, जिससे कि हमारी उपज अच्छी हो, जिसमें हम CO0 238, CO0 118, COLK 94 184, COP 9301, BO 153, COP 2061 इन प्रभेदों का आप चुनाव करें तो निश्चित रूप से हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत बीज का चुनाव। फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुवाई का विशेष महत्व है। उन्नतशील प्रजाति के होते हुए भी यदि बीज की स्वस्थता पर ध्यान नहीं रखा गया तो उस जाति की उपज क्षमता होने के बावजूद भी अच्छी उपज नहीं मिल सकती। बुवाई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह ही होना चाहिए। सिराउर विधि में करीब 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है तथा जोड़ी पक्ति विधि में जो दोनों किनारों पर बिछाते हैं उसमें करीब 1.5 गुना 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है तथा ट्रेंच विधि में करीब 50 से 60 कुंटल उसमें भी बीज की आवश्यकता होती है। जरूरी है कि अगर बीज को हम उपचारित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बीज जो है नष्ट हो जाएगा। उसके लिए बेबिस्टीन 0.1% 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके उसमें जो है हम 3 आंख के टुकड़े या 2 आंख के टुकड़े, जो भी टुकड़े हम काटें 1 आंख के टुकड़े, उसको जो है 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के करीब करीब उसमें 2 या 3 टब ले लें और उसमें रख करके हम उसको जो उपचारित करने के बाद ही हम जो है गन्ने की रुपाई करें। गन्ने की रुपाई के लिए मुख्यतः 3-4 विधियां हैं। किसान भाई उसमें सिराउर विधि, ट्रेंच विधि, नाली विधि जिसे बोलते हैं, जोड़ी पक्ति विधि, पिट विधि, ये सब विधि, रिंग विधि जिसे कहते हैं, जो अपना करके किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं। जिसमें सिराउर विधि सबसे आसान किसान भाइयों के लिए लगती है, उससे उपज लेते हैं और निश्चित रूप से अच्छी उपज प्राप्त होती है। जिसमें 90 सेंटीमीटर के दूरी पर सिराउर खोलते हैं, खोलने के बाद उसमें हम गन्ने के 3 आंख के टुकड़े को आंख से आंख सटा करके गिराते हैं, उससे हमारी उपज भी अच्छी होती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। आज की निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव राजौर, जिला करौली के किसान राजमोहन ने।
आप अनार के बाग में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो राजमोहन जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पौधे तो हर आदमी लगा लेता है, अगर रखरखाव सही ढंग से न करे तो इसके अच्छी प्रकार से फल नहीं ले पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के फल नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आता है पानी, कि अगर हम इसमें बगीचा जैसे हमारा फल देने लगा और हमने ड्रिप से बगीचा लगाया हुआ है, तो ड्रिप में एक सीक्वेंस मेंटेन कर देते हैं। अगर हम 3 दिन के बाद पानी देना, 1 घंटे पानी देना, तो वही सीक्वेंस मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि फलों में क्या पानी से क्या होता है सर, कि जब पानी देते हैं तो जब आपने पानी एक बार दे दिया और थोड़ा सा गैप कर दिया, 3 से 5 दिन कर दिया, तो हमारा फल सिकुड़ जाता है। और जैसे ही हम पानी देते हैं तो जब पानी देंगे तो पौधा पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फल जो लगा हुआ है, फल में रस की मात्रा बढ़ेगी, और जैसे ही रस की मात्रा बढ़ेगी तो ये हमारा फल फटना शुरू हो जाएगा। जब बाग में फल लगे हों तो सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आप चाहें ड्रिप लाइन से सिंचाई करें या नाली विधि से करें, सिंचाई नियमित अंतराल पर करें और हल्की सिंचाई करें। अनार के बाग में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी में अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी होगी तो फलों की गुणवत्ता और उपज अच्छी नहीं होगी। इसलिए मृदा परीक्षण कराने के बाद जरूरत के हिसाब से उर्वरक डालें। अगर मृदा परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो उस दशा में यूरिया 1 किलोग्राम, DAP 500 ग्राम और पोटास 400 ग्राम एक पौधे में दे सकते हैं। इसके अलावा गोबर की खाद 15 से 20 किलोग्राम प्रति पौधा की दर से जरूर दें। इनके प्रयोग की अगर बात करें तो गोबर की खाद और DAP की पूरी मात्रा और यूरिया पोटास की आधी मात्रा जुलाई में दें, और यूरिया पोटास की शेष मात्रा फल बनने के बाद 1 या 2 बार में प्रयोग करें। फल बनने के बाद आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे भी कर सकते हैं। जिंक सल्फेट 4 ग्राम प्रति लीटर पानी और फेरस सल्फेट 4 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसके अलावा जरूरी हो तो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से जो मेरी बताई हुई बात पर ध्यान रख करके इस तरह से करेंगे तो अधिक से अधिक उनको फायदा होगा और अधिक से अधिक आय मिलेगी। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर
1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।